हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले थे कुछ और थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर ग्राफ पे रहेगा, तो कोई भी ग्राफ के लेक्चर को मिस मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, मेरी बात सुनिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि इसका नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर तक पहुंचने के लिए ये वाला लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें अपन बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरे एंड लिंक्ड लिस्ट एज बेस्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बेसिस पे अरे और लिंक्ड लिस्ट को कंपेयर करना है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, पहले मैं देख लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है क्लियरली। क्लियरली चल रहा है, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लियरली। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो, कंपेयर करना है एंड कंपेयर करना है। ठीक है, किसको? अरे और लिंक्ड लिस्ट को। अब पहली बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोला इन्होंने भी। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक है, ये तो समझ में आया। कभी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोल रहे तो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्या मीनिंग है इसका? तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मीनिंग होता है, नॉर्मल सी बात है। देखो, आपने देखा पंखा, है ना। जैसे कि आपके घर में किसी के यहाँ एलजी का पंखा होगा, किसी का उषा का होगा, किसी का बजाज का पंखा होगा। ठीक है। आप आराम से पंखे की हवा ले रहे हो। अब कभी आपने सोचा कि पंखा बना कैसे होगा, उसमें जो वायरिंग यूज हुई है वो कौन सी वायरिंग यूज हुई होगी? नहीं। क्यों नहीं सोचा? कभी आपने सोचा है कि पंखा बना कैसे होगा, इसमें जो वायरिंग यूज हुई होगी कैसी वायरिंग हुई होगी? ये कभी सोचा है? नहीं सर, ये तो कभी नहीं सोचा हमने। अरे भाई, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सर मुझे उसका काम क्या है, कुछ काम है क्या? नहीं। बस मेरे घर पे पंखा लगा है, मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि पंखा अच्छे से हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कभी पंखा अच्छी हवा दे रहा है तो मेरे लिए बहुत काम है की बात है। और यहाँ पर वो किस मटेरियल से बना हो, उसके अंदर कौन सी वायरिंग यूज हुई हो, मुझे क्या लेन देन। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी यही बोलता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलता है कि जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पंखा हवा दे, ये मेरे काम की इंफॉर्मेशन है। अब उसके अंदर जो वायरिंग आई है वो किसकी बनी है, कौन सा मेटल यूज हुआ है, मुझे क्या लेन देन उससे? वो मेरे काम की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। मेरे काम की इंफॉर्मेशन क्या है कि पंखा हवा देना चाहिए, बहुत है। तो यहाँ पर भी यही आता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलता है कि आपके जो काम की इंफॉर्मेशन है आप बता दो, बाकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसका आपको कोई काम नहीं है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या करेगा कि आपके काम की इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब जैसे कि आपकी वेरिएबल्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए? वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं ना। वेरिएबल क्या करता है भाई? वैल्यू को स्टोर करता है। ये वैल्यू इस ए नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है, हाँ कि ना। ये वैल्यू इस ए नाम की वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई, लेकिन ये वैल्यू किस तरीके से ए नाम की वेरिएबल में जाके स्टोर हुई है, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, मुझे क्या लेन देन। मेरा काम क्या है? मैंने बोला कि फाइव एक वैल्यू है, एक वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए, वो वैल्यू उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई। अब उसकी इंटरनल वो कैसे स्टोर हुई, उसके अंदर का कोड क्या लिखा है, अरे मुझे क्या लेन देन, मुझे कोई लेन देन नहीं उससे। तो ये क्या है भाई? मेरे काम की इंफॉर्मेशन क्या थी कि क्या ये 5 इस ए नाम की वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, बस मुझे पता चल गया हाँ हो गया, बस बात खत्म। अब वो कैसे हुआ, उसमें क्या कोड है, मुझे कोई लेन देन नहीं उससे। और इसी को अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या बोलता है कि जो काम की इंफॉर्मेशन देती है वो बता देगा, लेकिन आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको वो हाइड कर देता है। आया कि नहीं आया समझ में? एक मिनट, क्लियर आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हम्म, ठीक है ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, हाँ राइट में फोन है, एक मिनट। चलिए, तो अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है ऑफ डेटा स्ट्रक्चर that defines what operation can be performed on the data। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है किसका? आपके डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, इट इज अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? दे डिफाइन व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा। आपके डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, रेदर देन हाउ द डेटा इज इंप्लीमेंटेड। देखो,
ये क्या बताता है कि आपका जो डेटा है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ये चीज नहीं बताता कि आपके डेटा का जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है। ये क्या बताता है कि आपके डेटा में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं बताता कि आपके डेटा में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यानी कैसे पे काम नहीं करता ये बोलता है कि कौन सा हुआ है, कौन सा ऑपरेशन हुआ है, कैसे हुआ है ये नहीं बताएगा वो आपको। ठीक है, आपके काम की चीज क्या है कि वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, आपके काम की चीज ये है कि वो कैसे हो रहा है, नहीं कौन सा हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, array and linked list are two important linear data structure commonly used to store and manage collection of data। अरे और लिंक लिस्ट क्या होता है, देखो अपन इसके प्रीवियस वीडियो में भी अरे के बारे में और लिंक लिस्ट के बारे में दोनों के बारे में पढ़ा है। अरे की बात की जाए ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। कभी आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसमें इनके टाइप्स बताए थे। ठीक है, ये क्या करते हैं आपके डेटा को स्टोर करने में और उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं ये सारे, है ना। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया, आगे इसका ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। अब किसकी बात करूंगा मैं, अरे एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर। अरे की बात की जाए एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, अरे क्या होता है, अरे ना एक कलेक्शन होता है भाई। क्या होता है अरे, अरे इज अ कलेक्शन, किसका कलेक्शन, सिमिलर टाइप के डेटा का। तो कभी कोई भी पूछे कि व्हाट इज अरे, तो अरे इज अ कलेक्शन, किसका कलेक्शन, द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सर सिमिलर टाइप का मतलब क्या होता है, देखो अरे एक कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, सिमिलर टाइप के डेटा का। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। सपोज दैट कि मैंने ना एक अरे बनाया, देखो अरे क्या होता है, एक कलेक्शन होता है किसका, सिमिलर टाइप के डेटा का। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कि मैंने एक अरे बनाया है ना, इसमें 10 ले लिया, इसमें 20 ले लिया, इसमें 30 ले लिया, इसमें 40। अच्छा, कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा वैल्यू होगी। कलेक्शन का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा वैल्यू। तो अरे एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, एक से ज्यादा वैल्यूज का। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वो कलेक्शन सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा डेटा होना चाहिए। कभी सपोज करो कि आप नंबर्स ले रहे हो तो आप अपने अरे में सिर्फ नंबर्स ही ले पाओगे। ठीक है, कभी आप अल्फाबेट्स ले रहे हो तो आप सिर्फ अल्फाबेट्स ही ले पाओगे। तो अरे क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, लेकिन किसका कलेक्शन होता है, सिमिलर टाइप की डेटा का होता है। मेरी बात सुना, कभी आप आपके अरे में डेसिमल नंबर ले रहे हो तो सिर्फ डेसिमल नंबर ही ले पाओगे। ठीक है, तो अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है ये चीज कि अरे क्या होता है, एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के डेटा का। Array is a collection of elements of the same type, data type stored in a contiguous memory location। अब contiguous का मतलब क्या होता है, contiguous का मतलब क्या होता है, सपोज दैट मैंने एक अरे लिया, ठीक है, अरे में 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया। अब कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब होता है, मेरा पहला डेटा कौन आया, 10 आया, तो अरे सबसे पहले 10 के लिए मेमोरी बनाएगा। फिर मेरा दूसरा डेटा कौन आया, 20 आया, तो अरे फिर 20 के लिए मेमोरी बनाएगा। फिर मेरा तीसरा डेटा कौन आया, 30 आया, तो अब अरे 30 के लिए मेमोरी बनाएगा। फिर 40 आया तो 40 के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे डेटा आ रहा है अरे में, अरे उसके लिए मेमोरी बनाता जा रहा है, यानी कंटीजियस मैनर में बना रहा है। पहले 10 आया तो पहले 10 के लिए मेमोरी बनेगी, उसके बाद 20 आया तो 20 के लिए बनेगी, यानी कि एक के बाद एक मेमोरी बना रहा है वो कंटीजियस मैनर में। ठीक है, सपोज दैट कि आपने अरे दिया है ना, 10 20 30 40। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, आपने कोई अरे लिया है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अरे में मैंने एक अरे दिया, एक अरे में मैंने 10 दिया, उसी में 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, है ना। तो पहले जो मेमोरी बनी वो 10 के लिए बनी, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद जो मेमोरी बनेगी वो 20 के लिए बनेगी। इसका मतलब सेकंड एलिमेंट ना फर्स्ट एलिमेंट के पास ही रहता है, यानी कि इसका पड़ोसी हो गया। मतलब पहला एलिमेंट 10 डाला तो 10 के लिए मेमोरी बन गई, दूसरा एलिमेंट 20 डाला तो 20 के लिए मेमोरी बनेगी, यानी कि 10 के पास तुरंत, यानी कि ये जो 10 है इसके पास वाला एलिमेंट कौन हो गया, 20। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है, 30, तो आप किसके लिए मेमोरी बनेगी, 30 के लिए, और 30 किसके पास है, 20 का, तो 20 का निकबोर्ड हो गया। फिर चौथा एलिमेंट 40, यानी कि 40 के लिए मेमोरी बनेगी। आया कि नहीं समझ में। तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन करता है, यानी कि एक के बाद एक मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है,
इट सपोर्ट द ऑपरेशन सच एज ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ये कैसे ऑपरेशन को सपोर्ट करता है? इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन, यानी कि कभी आपको सर्चिंग करना है या अरे के अंदर डेटा डालना है, अरे से डेटा निकालना है, या अरे में हर एक एलिमेंट पे विजिट करना है, उसके लिए जो ये ऑपरेशन काम में आते हैं। ठीक है। अच्छा, अरे की बात की जाए, अरे काफी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली करोगे तो आप अरे का बहुत यूज करोगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा और जूम कर। अच्छा, ये डायग्राम बना के आना सभी लोग, है ना? ये डायग्राम बना के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरे, अरे की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ठीक है, पहली बात, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक के बाद एक मेमोरी बनती है। साइज ऑफ द अरे इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सपोज दैट कि आपने कोई अरे बनाया तो आपको उसका साइज उसी समय देना पड़ता है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी अरे बना दिया तो मुझे उसी समय उस अरे का साइज देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया अरे ऑफ 5, है ना? यहाँ पर 5 दे दिया, एक मिनट, 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अरे का साइज फिक्स होता है, यानी कि जब आप अरे को बना रहे हो उसी समय आपको साइज देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास 5 की लिमिट है, मैं 5 ही एलिमेंट्स ले सकता हूँ। जस्ट लाइक ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, तो ऑनलाइन टिकट बुक की मान लो कि 40 सीटर बस है, तो 40 टिकट फुल हो गई, है ना? बस का साइज फिक्स है कि 40 सीटर है, तो आप सिर्फ 40 ही एलिमेंट ले पाओगे ना ऑनलाइन टिकट बुकिंग में, यानी कि 40 ही टिकट बुक कर पाओगे। ऐसे ही जैसे कि मेरी क्लास है, मेरी क्लास में 60 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, तो मैं 60 ही एडमिशन ले पाऊंगा। इसका मतलब क्या किया कि जब मैंने, जैसे कि जब मैंने क्लास बनाई होगी तो 60 बच्चों के हिसाब से बनी होगी, यानी कि क्लास बनाते समय ही मैंने क्लास का साइज फिक्स कर दिया कि 60 से ज्यादा बच्चे मैं लूंगा ही नहीं अपने एडमिशन में। जब वो बस बन रही होगी तो बस वाले ने अपना साइज फिक्स कर दिया होगा कि 40 से ज्यादा मैं टिकट ही नहीं बुक करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अरे बनाते हो तो आपको अरे का साइज फिक्स करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? अरे का साइज फिक्स करना पड़ता है। कभी आपने अरे का साइज फिक्स कर दिया तो आप उतने ही एलिमेंट आप अरे में ले पाओगे, और कर दिया क्या, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अरे का साइज फिक्स होता है। ठीक है, सपोर्ट डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, डायरेक्ट और रैंडम इंडेक्स, अरे में ना इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? इंडेक्सिंग का। सपोज दैट मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, सपोज दैट यहाँ 10 ले लिया, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। ठीक है, मैंने एक अरे लिया, अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा। जैसे कि आप घर में रहते हो तो आपका मकान नंबर होता है ना, वैसे यहाँ का जो एलिमेंट है, जैसे कि ये वैल्यू है, जैसे कि मैं घर में रहता हूँ तो मैं एक वैल्यू हूँ, लेकिन मेरे मकान नंबर से मेरी पहचान है। जैसे कि मकान नंबर 143, हाँ कि ना? कभी किसी को मेरे एड्रेस पे आना रहा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई बंगलो नंबर 143 देख ले, ऐसे ही बोलूंगा ना, यानी 143 देख ले मकान नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आप तो एक वैल्यू हो लेकिन आपकी पहचान, मतलब आपको किसी आपके घर आना है, किसी को मतलब आपसे मिलने आना है, आप एक वैल्यू हो, आप घर में रह रहे हो, राइट? आप एक वैल्यू हो, लेकिन किसी को आपके पास आना है तो आप किसके थ्रू आएगा? वो मकान नंबर के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? मकान नंबर के थ्रू। वैसे ही यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि ये तो एक वैल्यू है, लेकिन किसी को, ये क्या है? एक वैल्यू है, लेकिन किसी को इसके घर मतलब इसके पास आना है, इस वैल्यू के पास आना है, तो वो किसके थ्रू आएगा? इंडेक्स नंबर के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? इंडेक्स नंबर के थ्रू। आया समझ में? यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस एड्रेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू रहती है, अरे की जो फर्स्ट वैल्यू रहती है वो जीरो इंडेक्स पे जाती है। किस पे जाती है? जीरो इंडेक्स पे। अरे की फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे जाती है, अरे की सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे जाती है, अरे की थर्ड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, फोर्थ थर्ड पे और फिफ्थ फोर्थ पे। आया समझ में? यानी कि इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। अरे की जो फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे गई, सेकंड वैल्यू फर्स्ट पे, थर्ड वैल्यू सेकंड पे, फोर्थ वैल्यू थर्ड पे और फिफ्थ वैल्यू फोर्थ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बेस एड्रेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब मेरी बात सुनना, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस कर सकते हो। देखो सपोज दैट कि मुझे ना ये 40 पे जाना है। किस पे जाना है? 40 पे। इस 40 पे मैं कैसे जाऊंगा? मुझे इस 40 पे जाना है, मैं इस 40 पे कैसे जाऊंगा? मेरी बात सुनो, ये 40 कौन से एड्रेस पे है? 3 नंबर के एड्रेस पे। कौन से एड्रेस पे? 3 नंबर के। तो मैं क्या बोलूंगा कि मकान नंबर 3 पे जाना है मुझे। मकान नंबर 3 पे जाऊंगा तो मुझे 40 वैल्यू मिल जाएगी, हाँ कि ना? सपोज दैट 50 के पास जाना है, इसका मकान नंबर क्या है? 4, तो मैं मकान नंबर 4 पे जाऊंगा तो मुझे 50 मिल जाएगा।
आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू मैं डायरेक्टली अरे की किसी भी वैल्यू पे जा सकता हूँ, इसलिए रैंडम एक्सेस बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन कैन बी स्टैटिक और डायनामिक बट साइज रिमेन्स फिक्स्ड। आप रन टाइम पे भी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो और कंपाइल टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन अरे का साइज तब भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब आप रन टाइम पे भी, अच्छा हाँ, रन टाइम पे भी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो और कंपाइल टाइम पे भी कर सकते हो, यानी कि स्टैटिक टाइम यानी कि रन टाइम पे जैसे अरे बनाया उसका साइज फिक्स कर दिया यानी कि उसने मेमोरी ले ली। लेकिन डायनामिक अरे यानी कि रन टाइम पे, सॉरी, जैसे ही मैंने अरे बनाया तो उसका साइज फिक्स कर दिया तो उसको स्टैटिक अरे बोलते हैं। डायनामिक क्या होता है, जब मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को और तब मैंने अरे का साइज लिया तो उसको डायनामिक बोला जाता है। स्टैटिक क्या होता है, कंपाइल टाइम में फिक्सिंग। डायनामिक क्या होता है, रन टाइम पे फिक्सिंग, ठीक है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर कॉस्टली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर मेरी बात सुनना, जब आप इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन करते हो तो उसमें अरे में देखो, अरे का साइज फिक्स है, हाँ कि ना? तो अरे का साइज फिक्स है तो किसी एलिमेंट को डिलीट किया, सपोज करो मेरी एक बस में ना 50 मतलब 5 जनों की बैठने की कैपेसिटी है, 10 20 30 40 50, ठीक है। मेरी एक कार है, कार में 5 जनों की बैठने की कैपेसिटी है, ठीक है। मैंने बोल दिया ठीक है 5 जने बैठ जाना, तो साइज फिक्स हो गया अरे का साइज फिक्स होता है। अब मैं किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, सपोज दैट कि मुझे 40 को डिलीट करना है। कभी मैंने 40 को डिलीट कर दिया लेकिन अरे का साइज तो फिक्स है ना। सपोज करो अरे का साइज फिक्स है तो मैंने 40 को डिलीट भी कर दिया तो 10 20 30 और 50, यानी कि 40 की मेमोरी तो वेस्टेज जाएगी क्योंकि आपने ना अरे का साइज फिक्स कर दिया था, अब वहां से 40 को डिलीट कर दिया। जब 40 को डिलीट किया तो 40 की जो मेमोरी है लेकिन वो है, यानी कि 5 सीटर कार है। अब कभी मेरी कार में 4 जने भी बैठे तो एक ही मतलब एक सीट तो खाली है ना, एक सीट खाली है, क्या वो सीट निकल जाएगी अपने आप? नहीं, वो जगह तो रहेगी ना खाली। इसका मतलब क्या है कि आपने 5 का साइज दिया था हर एक में बनाने के लिए, अब आपने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 40 डिलीट हो गया तो उसकी मेमोरी हट जाएगी क्या? नहीं, उसकी मेमोरी नहीं हटेगी, वो 40 की मेमोरी रहेगी एज इट इज। आया समझ में? चलिए ये हो गया। अब हाँ, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आपको एग्जाम में लिख के आना है इसलिए मैंने इतने सारे लिखे। सर्चिंग इज एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। आप अरे में इजीली सर्च कर सकते हो क्योंकि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस रहता है। किसके थ्रू रहता है? बेस एड्रेस के थ्रू। मैंने इंडेक्सिंग बताया ना, इंडेक्स के थ्रू आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो अरे में, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर्स। यहाँ पर अरे में अपन पॉइंटर्स का यूज नहीं करते, लिंक लिस्ट में पॉइंटर का यूज किया जाता है लेकिन अरे में पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता। जब अरे में पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता तो यहाँ पर पॉइंटर की मेमोरी भी नहीं लगेगी। आया समझ में? अरे में पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता तो अरे में पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता, मतलब ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है यूज, लेकिन अपने को करने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपन पॉइंटर का यूज कर ही नहीं रहे तो पॉइंटर की मेमोरी लगेगी क्या अपने पास? नहीं लगेगी, तो अरे में पॉइंटर की मेमोरी लगती नहीं है। लेकिन लिंक लिस्ट में पॉइंटर रहता है, लिंक लिस्ट में पॉइंटर रहता है, लिंक लिस्ट विदाउट पॉइंटर इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। जब लिंक लिस्ट विदाउट पॉइंटर इंप्लीमेंट नहीं होता तो वहां पर पॉइंटर की एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है, यानी कि ये अरे लिंक के कंपैरिजन में मेमोरी कम लेता है और लिंक लिस्ट ज्यादा लेता है, ठीक है। मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इफिशिएंटली, अच्छे से मेमोरी को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इजी टू इंप्लीमेंट अंडरस्टैंड, इजीली तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन इन एडवांस। ये कब यूज करना चाहिए? जब आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। सपोज करो कि आपको जब एलिमेंट्स का साइज फिक्स है तब अरे यूज करना चाहिए, लेकिन जब आपको एलिमेंट्स का साइज फिक्स नहीं है तो आपको लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए। आप अरे का कब यूज करेंगे? जब आपको अरे का साइज फिक्स मिल जाएगा, यानी कि आपको पता है कि इतने एलिमेंट्स है तो मैं लूंगा, मतलब 10 एलिमेंट्स है तो 10 साइज। लेकिन सपोज करो कि अरे का साइज फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स आ रहे, तो आपको लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो आप अरे का कब यूज करोगे? जब आपको अरे का साइज फिक्स होगा। लेकिन आप लिंक लिस्ट का कब यूज करोगे? जब आपको पता कि कितने एलिमेंट्स आ रहे ये नहीं पता है, आपको एलिमेंट्स की काउंटिंग नहीं पता, तब आप लिंक लिस्ट का यूज करोगे। लेकिन कभी आपको एलिमेंट्स की काउंटिंग पता है तो आप अरे का यूज करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट ना, हाँ लिंक लिस्ट इधर, अच्छा अपन लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं है ना, इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसका तो प्रीफरेंस ही देना पड़ेगा।
A link list is a collection of nodes where each node contains data and link. ये पढ़ चुका है भाई, अपन सब पढ़ चुके हैं ये वाली चीजें। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? नोड का। तो लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, ठीक है। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। नोड का मतलब क्या होता है? ये नोड हो गई, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई? ये नोड के अंदर क्या रहता है? एक में डेटा रहता है और एक में वो नेक्स्ट एड्रेस रहता है, यानी कि पॉइंटर रहता है। क्या रहता है? पॉइंटर। अच्छा, मैंने लिंक लिस्ट पढ़ा दिया आपको डीप में, तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड्स है। और एक नोड किसका कलेक्शन होती है? डेटा का और उसके नेक्स्ट एड्रेस का, यानी कि पॉइंटर का, ठीक है। ये चीज समझ में आई? नोड आर स्टोर्ड इन नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, ये एक के बाद ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, ठीक है। ये चीज भी याद रखना। यहाँ पर जो डेटा कनेक्टेड रहता है वो मेमोरी उसके एड्रेस के थ्रू रहता है। किसके थ्रू रहता है? एड्रेस के थ्रू। आया समझ में? ये वाला डायग्राम बना के आना और ये लिख के आना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट पे आ जाता हूँ मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट के, है ना। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नॉन कंटीजियस मैनर। नॉन कंटीजियस मैनर में एलिमेंट स्टोर रहते हैं। साइज ऑफ द लिंक लिस्ट इज डायनामिक, यानी कि हाँ, लिंक लिस्ट का एक फायदा अच्छा है कि इसमें साइज फिक्स नहीं रहता। आप जितने एलिमेंट्स चाहो उतने ले सकते हो। तो लिंक लिस्ट कब यूज करना चाहिए? जब आपको साइज का पता ना हो। लेकिन लिंक लिस्ट एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पॉइंटर्स रहते हैं। पॉइंटर के थ्रू लिंक लिस्ट एक्स्ट्रा मेमोरी कंटेन करता है, ठीक है। अरे नहीं करता। तो अरे कब यूज करो? जब आपको साइज पता हो कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन लिंक लिस्ट कब यूज करो? जब आपको साइज नहीं पता हो। सपोर्ट ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस को सपोर्ट करता है। मेमोरी इज एलोकेटेड डायनामिकली एट रन टाइम। रन टाइम पे आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो। कब कर सकते हो? रन टाइम पे, ठीक है। यानी कि जब आपने कोड को एग्जीक्यूट कर दिया तब आप मेमोरी को एलोकेट करते हो। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर इजी एंड एफिशिएंट। इंसर्शन अच्छे से कर सकते हो, डिलीशन भी अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साइज फिक्स नहीं है। साइज फिक्स नहीं है तो कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। तो यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता। इंग्लिश में मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता। आया समझ में? क्यों? देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये है। कभी मैंने सपोज करो कि इस डेटा को डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया, तो अब मेरा जो है कैसा बनेगा? ये इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है मेमोरी वेस्टेज नहीं जाता, ठीक है। तो लिंक्स में मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया, मतलब लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर्चिंग इज स्लोअर ड्यू टू द सीक्वेंशियल एक्सेस। यहाँ पर सर्चिंग थोड़ी सी स्लोअर रहती है क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती। मुझे पता है अरे में इंडेक्सिंग होती है, तो वहां पर ना मैं किसी भी इंडेक्स नंबर के थ्रू डायरेक्टली उस डेटा पे जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती। तो यहाँ पर सर्चिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है। रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है, मैंने आपको कहा था। मेमोरी यूटिलाइजेशन इज लेस इफिशिएंट। मेमोरी यूटिलाइजेशन उसका थोड़ा सा लेस इफिशिएंट रहता है अरे के थ्रू। मोर कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट। अच्छा, अरे के थ्रू ना अरे को इंप्लीमेंट करना इजी है, लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वहां पर पॉइंटर्स आ गए। कौन आ गए? पॉइंटर। पॉइंटर मैनिपुलेशन। सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द डेटा इज अननोन और फ्रीक्वेंटली चेंजेस। कभी आपको कब यूज करना चाहिए? जब आपको लिंक लिस्ट का साइज नहीं पता, मतलब आपके पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हो वो नहीं पता हो, तो आपको ये यूज करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। गुड। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। अच्छा, ये डायग्राम बना के आइएगा आप। ये डायग्राम बना के आओगे, ये इंग्लिश और इन दोनों का है, अरे का है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना के ना बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद इनके डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं। इनके डिफरेंस में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अरे क्या रहता है? स्टैटिक रहता है, यानी कि उसका साइज फिक्स रहता है, जबकि इसका नहीं रहता, डायनामिक रहता है, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज की बात की जाए, ये कंटीजियस मैनर में करता है, ये नॉन कंटीजियस मैनर में करता है। साइज की बात की जाए, अरे का साइज फिक्स होता है, जबकि इसका साइज फिक्स नहीं होता, डायनामिक होता है लिंक का। एक्सेस मेथड की बात की जाए तो रैंडम, आप किसी भी रैंडम पोजीशन, बेस एड्रेस पता है ना, तो रैंडम पोजीशन पे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक करके जाना पड़ता है, मतलब ये वाला मैं बता देता हूँ। मैंने एक अरे बनाया, तो यहाँ पर क्या है? बेस एड्रेस रहता है, ठीक है, 1 2 3। लेकिन अभी लिंक लिस्ट की बात की जाए
तो लिंक में कोई बेस एड्रेस नहीं रहता, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि मुझे सेकंड नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली सेकंड डाल दूंगा क्योंकि इसका बेस एड्रेस पता है। लेकिन कभी मुझे लास्ट एलिमेंट को लिंक लिस्ट में लास्ट एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे पहले फर्स्ट एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा। यानी कि लिंक लिस्ट में एक एक करके एलिमेंट के पास जाता हूं, लेकिन अरे में डायरेक्टली बेस एड्रेस पता है ना तो डायरेक्टली जाओ, ठीक है। इंसर्शन डिलीशन अरे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि साइज फिक्स रहता है, लेकिन लिंक लिस्ट में इजी रहता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मेमोरी अरे में कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लगती, लिंक लिस्ट में लगती है। मेमोरी यूटिलाइजेशन अरे में अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है लेकिन लिंक लिस्ट में नहीं हो पाता। इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अरे को बनाना इजी है जबकि लिंक लिस्ट को बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स आ जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अरे फास्ट चलता है जबकि लिंक की बात की जाए तो स्लो चलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट को सर्च करना होगा, बेस एड्रेस पता है डायरेक्टली सर्च कर लिया, लेकिन लिंक लिस्ट में हर एक एलिमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, अब इसका लो, ले लिया, चलो ठीक है। चलिए तो किसकी बात करते हैं, डीएफएस एंड बीएफएस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डीएफएस एंड बीएफएस। तो डीएफएस और बीएफएस होता क्या, पहले ये बता देता हूँ। डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बीएफएस का मतलब होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ये दोनों ना ग्राफ में यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, ग्राफ में। डीएफएस और बीएफएस मोस्टली ग्राफ में यूज किया जाता है, ठीक है। डीएफएस का क्या मतलब हुआ, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और बीएफएस का क्या मतलब हुआ, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। सपोज दैट डीएफएस और बीएफएस कैसे काम करता है, तो जैसे कि डीएफएस एक मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा, एवरी ग्राफ इज अ ट्री बट एवरी ट्री इज नॉट अ ग्राफ, ये चीज याद रखना। हर ग्राफ ट्री होता है बट हर ट्री ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मैंने एक ग्राफ बना लिया, जैसे आप लोग ट्री बोलते हैं आई थिंक, लेकिन मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। कभी डीएफएस की बात की जाए तो डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ का मतलब क्या होता है भाई, गहराई में जाओ, किस में जाओ, गहराई में। इसका मतलब क्या हुआ, जो डीएफएस रहता है वो इस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि पहले इस नोड पे आया, डेप्थ में गया, उसके बाद क्या आया, दूसरी नोड पे गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे डेप्थ में जा रहा है, डेप्थ में जाते जाता है, ठीक है। तो हर की गहराई में मतलब हर नोड की डेप्थ में जाता है डीएफएस। लेकिन बीएफएस की बात की जाए तो बीएफएस ऐसा नहीं है, अभी अपन समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन बीएफएस की बात की जाए तो वो ब्रेड फर्स्ट सर्च चलता है, मतलब पहले इस पे चले गए, ठीक है, इससे कनेक्टेड नोड कौन सी है, ये सारी, तो इस पे गए, फिर इनसे कनेक्टेड नोड कौन सी, ये सारी, तो इस पे गए। तो कुछ इस तरीके से चलता है। तो समझ में नहीं आया वापिस से बताइए, एक काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं और करते जाते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए तो इंट्रोडक्शन टू डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड फर्स्ट सर्च आर टू फंडामेंटल ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम। ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, हर ट्रेवर्स यानी कि हर नोड पे जाना, हर नोड पे विजिट करना, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि देखा जाए ये ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम में आती है। जैसे कि देखा जाए तो मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, हर नोड पे मैं कभी विजिट कर रहा हूं तो उसे अपन ट्रेवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेवर्स। जिस भी नोड पे विजिट किया यानी कि इस नोड पे मैंने ट्रेवर्स किया, क्या किया, ट्रेवर्स किया। तो जिस जिस नोड पे विजिट करता हूं उसे मैं ट्रेवर्स बोलता हूं, क्या बोलता हूं, ट्रेवर्स, ठीक है। तो ग्राफ क्या, ये दोनों क्या ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है, यानी कि हर नोड पे विजिट करना, ठीक है। दिस एल्गोरिथम वाइडली यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इन सब में ये यूज किया जाता है। Although both are used for traversal, they differ in their approach. Data structure used, memory requirement and application. देखो ये सारी चीजें कहाँ यूज की जाती है, दोनों ट्रेवर्सल टेक्निक यूज है, यानी कि हर एक एलिमेंट पे विजिट करने पे ही काम आती है, मतलब दोनों हर एक एलिमेंट पे विजिट करना है ना उसके लिए काम आती है। लेकिन इनके एप्लीकेशंस अलग अलग है, यानी कि विजिट करने का तरीका यानी कि ट्रेवर्स करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, एग्जाम में ये लिख के आना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। डीएफएस की बात की जाए तो डीएफएस कुछ इस तरीके से वर्क करता है, मैं डीएफएस की वर्किंग समझा देता हूं आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। डीएफएस कैसे काम करेगा, सपोज करो ये मेरे पास एक डेटा है, कौन सा है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है। अब मेरी बात सुनो, मुझे डीएफएस करना है। डीएफएस का क्या मतलब होता है, डेप्थ में जाओ, कहां जाओ, डेप्थ में। तो 1 है, 1 से कनेक्टेड कौन है, 1 से कनेक्टेड 2 और 3 है ना।
लेकिन सपोज करो आप 2 के पास भी जा सकते हो, 3 के पास भी जा सकते हो। 1 से कनेक्टेड कौन है? ये आपकी नोड है, इससे कनेक्टेड कौन है ना? तो इससे कनेक्टेड 2 भी और 3 भी है। सपोज करो मैं 2 के पास जा रहा हूँ, किसके पास? 2 के पास। तो मैं 1 से किसके पास गया? 2 के पास गया। किसके पास? 2 के पास। आप चाहो तो 3 के पास भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं 2 के पास गया, 2 के पास आया है ना? 2 से कनेक्टेड कौन है? 2 का चाइल्ड कौन है? 2 का चाइल्ड 4 भी है और 5 भी है। आप किसी के भी पास जा सकते हो। देखो 2 के पास है, अब 2 का चाइल्ड डेप्थ में जाते जाओ, यानी कि कभी आपने एक एलिमेंट पकड़ लिया तो उसकी डेप्थ में जाते जाओ जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। तो देखो 1 से 2 के पास आया, अब 2 का चाइल्ड कौन है? 4 भी और 5 भी है। तो सपोज करो कि मैं 4 के पास जा रहा हूँ। किसके पास जा रहा हूँ? 4 के पास। ठीक है, आप 4 के पास, 5 के पास, दोनों के पास जा सकते, किसी के भी पास जा सकते हो। तो मैं 4 के पास आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं 1 से 2 के पास गया, अब 2 से किसके पास जा रहा हूँ? 4 के पास। ठीक है, 4 के पास आ गया। अब 4 का कोई चाइल्ड है क्या? 4 का तो कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? देखो 4 का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं। पहले क्या किया? 1 के पास था, 1 से कनेक्टेड कौन था? 2 था और 3 था। आप 2 के पास भी आ सकते थे, 3 के पास भी आ सकते थे, लेकिन आप 2 के पास गए। 2 है, 2 से कनेक्टेड कौन है? 4 है और 5 है। आप चाहो तो 5 के पास भी चले जाओ या 4 के पास भी, यानी कि उसके चाइल्ड नोड, उससे जो कनेक्टेड है उसके पास जाना है बस। ठीक है, तो मैं 4 के पास आया। अब 4 का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं, 4 का कोई चाइल्ड नहीं। जब 4 का कोई चाइल्ड नहीं है तो आप क्या करोगे? यहाँ से बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैक यानी कि वापस से 2 के पास आओगे और 2 को बोलोगे कि 4 का कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, मैं किसके पास आया? वापस से 4 से फिर 2 के पास आया और 2 से पूछा कि भाई तूने मुझे जिसके पास पहुंचाया था 4 के पास, उसका तो खुद का कोई चाइल्ड नहीं है। बस, तो मैंने 4 को प्रिंट कर दिया। अब तूने बोला कोई बात नहीं, 4 का कोई चाइल्ड नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा? मेरा एक और चाइल्ड है जिसका नाम है 5, तो मैं किसके पास भेज दिया? इसको 5 के पास भेज दिया। किसके पास? 5 के पास। ठीक है, मतलब 4 के पास आया, अब इसका कोई चाइल्ड क्या नहीं है, तो ये वापस से बैक ट्रैक कर जाएगा, यानी कि वापस वहां चले जाएगा जहां से आया था ये, है ना? अब यहाँ पर 2 से पूछा कि तेरा कोई और चाइल्ड है क्या? ये बोलेगा हाँ भाई मेरा एक और चाइल्ड है ना, कौन है? 5 है। तो 5 के पास जाओ। तो पहले अपन 1 से किसके पास गए थे? 2 के पास। 2 से 4 के पास। अब 4 से वापस 2 के पास आए, लेकिन 2 एक बार प्रिंट कर दिया ना, तो वापिस से लिखेंगे नहीं कि मैंने 2 एक बार प्रिंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 एक बार प्रिंट कर दिया था, तो वापिस से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 4 से 2 के पास आया, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा। अब मैं कहां गया? 5 के पास, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि मैं 5 के पास आया हूँ। किसके पास? 5 के पास। ठीक है, उसके बाद अब 5 से पूछा क्या तेरा कोई चाइल्ड है? तो ये बोलेगा नहीं यार मेरा कोई चाइल्ड नहीं है। जब आपका कोई चाइल्ड नहीं है 5 का, तो वापिस से वहां चले जाओ जहां से आए हो। तो ये कहां से आया था? 5 2 के पास से आया था, तो ये 2 के पास चले गया। 2, अब 2 से पूछा 2 तेरा 5 4 को प्रिंट कर दिया मैंने, 5 को प्रिंट कर दिया, अब तेरा 5 के अलावा कोई और चाइल्ड है क्या? तो 2 बोलेगा नहीं यार मेरा 5 के अलावा कोई और चाइल्ड नहीं है, 4 और 5 भी मेरे चाइल्ड थे। तो फिर आप क्या करेगा? 2 भी वापस वहां जाएगा जहां से आया था। तो 2 किसके पास आया था? 1 के पास। तो 2 वापस किसके के पास चले गया? 1 के पास चले गया। क्यों? क्योंकि 2 के चाइल्ड खत्म हो गए। अब ये 1 के पास आया, ये डीएफएस बता रहा हूँ, हाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि डीप में जाओ, यानी कि यहाँ से भी मैं बैक ट्रैक कर गया, यानी कि वहां चले गया जहां से आया था। 1 के पास गया, 1 से पूछा कि भाई तेरे 2 वाले सारे चाइल्ड तो खत्म हो चुके हैं, तेरा कोई और चाइल्ड है क्या? 1 बोलेगा हाँ भाई है ना, कौन है? 3 है, मेरा एक और चाइल्ड है जिसका नाम है 3। तो अपन चले गए किसके पास? 3 के पास। तो अब देखना मैं कहा आया, 1 से 2 के पास गया, 2 से 4 के पास गया, 4 से 5 के पास गया। अब 5 से वापस 2 के पास गया, लेकिन 2 तो मैंने प्रिंट कर दिया। फिर 2 से वापस 1 के पास गया, 1 तो मैंने प्रिंट कर दिया। 1 से कहा गया? 1 से मैं 3 के पास गया, तो मैंने फिर 3 प्रिंट किया। अब 3 से पूछा क्या तेरा कोई चाइल्ड है? 3 बोलेगा नहीं यार मेरा कोई चाइल्ड नहीं है। तो वापस कहां जा? जहां से तू आया है, 1 के पास आया था तो 1 के पास चले गया। 1 से पूछा क्या तेरा और कोई चाइल्ड है? बोलेगा नहीं है। तो यहाँ पर खत्म हो गई और मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1 2 4 5 3। आया कि नहीं आया समझ में? तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये डीएफएस का था। क्या था? डीएफएस। ठीक है, डीएफएस क्या होता है? डेप्थ में जाओ। तो डीएफएस, depth first search is a graph traversal algorithm that starts from a source node and explore as far as possible along each branch before backtracking। देखो जब तक आप किसी भी एलिमेंट पे, जब तक आप जहां से आए हो वहां तक बैकट्रैक करके नहीं चले जाते। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, जब तक आप जहां से आए हो वहां तक बैकट्रैक करते नहीं चले जाते, है ना? और उसके बाद एलिमेंट्स खत्म हो जाए तो उसमें आपका डीएफएस खत्म हो जाता है। ये क्या है? ग्राफ ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम है। आगे समझ में? आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है, डीएफएस किसका यूज करता है? डीएफएस डेटा स्टोरिंग करने के लिए स्टैक का यूज करता है। किसका यूज करता है? स्टैक का। ठीक है, कभी डीएफएस को डेटा स्टोर करना है तो वो किसका यूज करेगा? स्टैक का यूज करेगा। आया समझ में? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या?
इसका ले लो, ये बना के आना, और कभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो भी आप ऐसे सॉल्व करोगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लो, बना के आना, एग्जाम में काम आएगा। वर्किंग की बात की जाए तो पहले क्या करोगे, स्टार्ट करोगे कहां से, रूट नोड से। रूट नोड यानी कि सबसे पहले ऊपर वाली नोड, अरे भाई जिसे अपन पेरेंट नोड बोलते हैं ना, जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है वो आपकी रूट नोड कहलाती है। जैसे कि ये मेरी रूट नोड हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरा ग्राफ स्टार्ट हुआ है। विजिट वन एडजेसेंट यूनिट अनविजिटेड वर्टेक्स, ऐसी वर्टेक्स पे जाओ जो विजिट नहीं की गई है ना। सर वर्टेक्स क्या होता है, अभी तो आप नोड बोल देते हैं। अरे भाई इसको वर्टेक्स ही बोलते हैं, ठीक है, वो तो गलती से मैं नोड बोल दिया हूँ, ये तो इसको ये वर्टेक्स ही कहलाता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, ऐसी वर्टेक्स पे जाओ जिसको आप विजिट नहीं किए हो, ठीक है। फिर कंटिन्यू विजिटिंग डीपर नोड्स, जब उस नोड को विजिट कर दिया तो उसके चाइल्ड नोड के पास जाओ, ठीक है, उसके चाइल्ड नोड के पास जाओ। जब आपके पास नोट खत्म हो जाती है उसके बाद क्या करो, बैक ट्रैक कर जाओ वापस। जब आपके पास नोट खत्म हो गई तो क्या करना, बैक ट्रैक। ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, दे दिया। चलिए नए बात से एप्लीकेशंस की बात कर लेता हूँ कि डीएफएस के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस, फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो ना, चाइल्ड नोड के पास जाते जा रहे हैं, तो चाइल्ड नोड के पास जा रहे हैं यानी कि कनेक्टेड ही होंगे ना, पेरेंट्स से कनेक्टेड होंगे वो। साइकिल डिटेक्शन इन ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर साइकिल डिटेक्शन मिल सकती है, यानी कि कोई ना कोई, अच्छा साइकिल डिटेक्शन यानी कि वापस वहां चले जाते जहां से आए हैं, वापस कहां चले जाते जहां से आए। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। और क्या होता है, पजल्स में सोल्व होते हैं, ठीक है। पाथ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स में, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स में सोल्व होता है। ये सब लिख के आना, अच्छे नंबर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो सभी, ले लिया। एडवांटेज ऑफ डीएफएस, रिक्वायर लेस मेमोरी कंपेयर टू बीएफएस, बीएफएस के कंपेयर में कम मेमोरी लगती है। सिंपल इंप्लीमेंटेशन यूजिंग रिकर्शन, रिकर्शन से सिंपल होता है। सुटेबल फॉर डीप ग्राफ ट्रेवर्सल, डीप ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो मे गेट ट्रैप्ड इन इनफाइनाइट डेप्थ, इनफाइनाइट डेप्थ यानी कि कभी उस ग्राफ का कोई अंत ही नहीं हुआ तो चलते जाएगा वो, ठीक है। जस्ट नॉट गारंटेड शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ बताने में हेल्प करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर वाइड ग्राफ, बड़े ग्राफ्स के लिए सुटेबल नहीं होते, ठीक है। चलिए अब बीएफएस की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, बीएफएस। बीएफएस का क्या मतलब होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। बीएफएस का क्या मतलब होता है भाई मेरे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का क्या मतलब होता है, समझते। मेरी बात सुनना, इसकी बात कर लेता हूं मैं। ये मेरे पास एक ग्राफ दिया है, इसकी बात कर लेते हैं। जीरो है ना, मेरे पास एक ग्राफ दिया है, क्या है, जीरो, फिर 1 2 3, फिर 4 5, और यहाँ क्या आ गया 6, और यहाँ क्या आ गया 7, ठीक है। अब मेरी बात सुना, बीएफएस कैसे काम करता है, जीरो है, जीरो से कनेक्टेड कौन है, जीरो से कनेक्टेड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना। तो ये क्या करता है कि सारे कनेक्शन को प्रिंट करता है। मतलब जीरो है, जीरो से कनेक्टेड कौन है, 1 है, 1 है ना, और 2 भी है और 3 भी है। तो मैंने 0 1 2 3 प्रिंट कर दिया। अच्छा आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, जीरो, अच्छा जो सबसे रूट नोड कौन सी, जीरो है, ठीक है। तो जीरो से कनेक्टेड कौन है, जीरो से कनेक्टेड 1 है, ठीक है। और जीरो से कनेक्टेड कौन है, 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। फिर ये समझ में आया, मतलब जो रूट नोड है उससे जितने भी कनेक्शन है उनको प्रिंट कर दो, फिर उनके कनेक्शंस को प्रिंट कर दो। जैसे कि 1 पे आया, पर 1 से कनेक्टेड कितने, 4 और 5 है, ठीक है। 2 पे आया, 2 से कनेक्टेड कौन है, 6 है, 3 से कनेक्टेड कौन है, 7 है। यानी कि आपको क्या करना है, जितने भी कनेक्टेड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 0 से कनेक्टेड 1 2 3 थे तो मैं पहले 2 को नहीं लिख सकता था, मैं पहले 2 को लिख सकता था या 3 को लिख सकता था, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या किया कि कनेक्शंस की बात करते हैं। 0 से कनेक्टेड कौन है, 1 2 और 3 है, तो मैंने 1 2 3 लिख दिया। फिर 1 से कनेक्टेड कौन है, 4 और 5 है, तो 4 और 5 लिख दिया। 2 से कनेक्टेड कौन है, 6 है, तो 6 लिख दिया। 3 से कनेक्टेड कौन है, 7 है, तो 7 लिख दिया। आया कि नहीं समझ में। तो बीएफएस ऐसे काम करता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ये डायग्राम दिया, ये बना के आइएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम दैट एक्सप्लोर ऑल द निगबोरिंग यानी कि उनके पड़ोसी नोड्स को जो कनेक्टेड है उनसे, नोड्स एट द प्रेजेंट डेप्थ,
बिफोर मूविंग द नेक्स्ट डेप्थ। जब तक आप दूसरी डेप्थ में नहीं जाओगे, दूसरी डेप्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बात कर ली जाए यहाँ पर, जब तक मैं इसकी जीरो से जितने भी कनेक्टेड नोड है उनको प्रिंट नहीं कर दूं, जब तक मैं दूसरी उस पे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। तो सपोज करो मैं इनको लेवल दे देता हूँ, ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। जब तक मैं लेवल 1 का डेटा प्रिंट नहीं कर दूं, मैं लेवल 2 तक नहीं जाऊंगा। जब तक लेवल 2 का डेटा प्रिंट नहीं हो जाए, लेवल 3 तक नहीं जा पाऊंगा। आया समझ में? तो ये लेवल वाइज चलता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख के आना, ये एग्जाम में काम आएगा। फिर किसकी बात करते हैं, वर्किंग की बात कर लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, ठीक है। विजिट ऑल इट्स इंप्लीमेंटेशन, निग्बोरिंग, ये समझ में आ गया होगा, इमीडिएट निग्बोरिंग। देन विजिट द निग्बोर ऑफ द निग्बोर लेवल्स, मतलब जो पड़ोसी है फिर उसके पड़ोसी के पास जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लिख के आइएगा। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ हेल्प करता है, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में बहुत काम आता है ये। नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग में बहुत काम आता है, जीपीएस नेविगेशन में बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ऑलवेज फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ काम में, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, देखो डीएफएस में ऐसा कोई भरोसा नहीं रहता शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा कि नहीं, लेकिन इसमें मिल जाता है, ठीक है। नो रिस्क ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ, इनफाइनाइट डेप्थ में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। सुटेबल फॉर द सोलो ग्राफ, सोलो ग्राफ में बहुत सुटेबल है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। रिक्वायर मोर मेमोरी, इसमें ज्यादा मेमोरी लगती है, ठीक है। क्यू साइज कैन बी बिकम लार्जर, अच्छा डीएफएस में स्टैक लगता है, यहाँ पर क्यू लगता है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर क्या लगता है, क्यू, लेकिन डीएफएस में स्टैक लगता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज ग्राफ, किसी बड़े ग्राफ के लिए सुटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डीएफएस की बात कर ली जाए, इनके डिफरेंस भी देख लीजिए ताकि एग्जाम में आप लिख के आओ अच्छे से। डीएफएस की बात की जाए तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, लेकिन बीएफएस की बात की जाए तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, ठीक है। ट्रेवल्सल की बात की जाए तो ट्रेवल्सल, ट्रेवल, चलो इसको ट्रेवर्सेस, दोनों ट्रेवर्सल टेक्निक के लिए काम में आता है, ठीक है। मेथड की बात की जाए तो डेप्थ वाइज चलता है, डेप्थ वाइज गहराई में चलता है, लेकिन ये लेवल वाइज चलता है बीएफएस, ठीक है। विजिटिंग की बात की जाए, गोज टू द डीपेस्ट नोड, ये सबसे गहराई वाली नोड पे जाता है, लेकिन ये निग्बोरिंग नोड पे जाता है, ठीक है। ऑर्डर की बात की जाए, फर्स्ट, दोनों फर्स्ट ऑर्डर पे, हाँ पहले पहले रूट नोड पे जाएंगे, उसके बाद दूसरे ऑर्डर पे जाएंगे दोनों, ठीक है। डेटा की बात, डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डीएफएस में स्टैक लगता है, जबकि बीएफएस में क्यू लगता है, ठीक है। मेमोरी की बात की जाए, डीएफएस में मेमोरी कम लगती है, लेकिन बीएफएस में मेमोरी ज्यादा लगती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया। शॉर्टेस्ट पाथ डीएफएस में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बीएफएस में मिल जाता है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग डीएफएस में जरूरी रहता है, लेकिन बीएफएस में बैक ट्रैकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो डीएफएस को बनाना इजी है, लेकिन बीएफएस को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में और भी है। नोड स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोर करंट पाथ ओनली, ये सिर्फ करंट पाथ को ही लेता है, लेकिन ये इसके एडजेसेंट पाथ को भी लेता है, मतलब उससे कनेक्टेड और कितने नोड्स है, लेकिन ये सिर्फ अपने चाइल्ड नोड के बारे में ही बात करता है, लेकिन ये सारे कनेक्शंस की बात कर लेता है, ठीक है। रिस्क ऑफ इनफाइनाइट लूप, डीएफएस में हाई रहता है, लेकिन बीएफएस में लो रहता है इनफाइनाइट लूप में जाने का रिस्क, ठीक है, क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग आ गया ना डीएफएस में। सुटेबल फॉर डीप ग्राफ, इसमें वाइड ग्राफ पे सुटेबल रहता है। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, नॉट ऑप्टिमल, मतलब जो डीएफएस का सॉल्यूशन रहता है वो ऑप्टिमल नहीं रहता, लेकिन बीएफएस का सॉल्यूशन ऑप्टिमल रहता है। लेवल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो नॉट मेंटेन, यानी कि इसमें कोई मेंटेन नहीं कि कभी आपने लेवल 0 है, डीएफएस का क्या रहता है कि लेवल 0 को ट्रेवर्स किया और लेवल 1 पे आ गया, लेकिन ये वापस लेवल 0 पे जाता ही है, यानी कि लेवल 0 के सारे एलिमेंट्स कर लिए, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये अपने चाइल्ड नोड तक जाते जाएगा, ठीक है। लेकिन बीएफएस में क्या रहता है, सारे लेवल्स को ट्रेवर्स करता है वो, जब तक लेवल 0 कंप्लीट नहीं होगा लेवल 1 पे नहीं आएगा, जब तक लेवल 1 कंप्लीट नहीं होगा लेवल 2 पे नहीं आएगा, ठीक है। इसका ले लो। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें हाँ,
ट्री टेबल स्किल्स की बात की जाए, इसमें प्री ऑर्डर, प्री इन और पोस्ट ऑर्डर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। डीएफएस बीएफएस में लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, जबकि डीएफएस में प्री इन और पोस्ट ऑर्डर होता है। साइकिल डिटेक्शन की बात की जाए तो इसमें इजीली तरीके से हो जाता है, मतलब साइकिल डिटेक्शन वाला कोड डीएफएस में इजीली तरीके से इंप्लीमेंट होता है, लेकिन इसमें नहीं होता इजीली तरीके से। नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए तो डीएफएस नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बीएफएस कर देता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात की जाए तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैथ सॉल्विंग है, लेकिन यहाँ पर जीपीएस नेविगेशन है। यूज इन एआई, एआई फील्ड में बैक ट्रैकिंग का यूज होता है, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स में, और पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम्स में बीएफएस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब किस पे आ गए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक अरे एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द स्टैटिक अरे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक अरे क्या होता है, जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करे, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा, अभी पढ़ा, ठीक है। तो डायनामिक अरे एक ऐसा अरे होता है जो रन टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन करता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया, लेकिन ये क्वेश्चन आरजीपी के एग्जाम में पूछा गया है और अदर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर आप लिख के आएंगे, ठीक है। स्टैटिक अरे में क्या होता है, मेमोरी का साइज फिक्स होता है, डायनामिक में नहीं होता, तो ये आंसर आप लिख लीजिए पूरा। स्टैटिक अरे की बात की जाए तो मेमोरी का साइज फिक्स है और कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन स्टैटिक अरे की बात की जाए तो स्टैटिक अरे की आप मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डायनामिक अरे की मेमोरी को चेंज किया जा सकता है। स्टैटिक अरे की मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डायनामिक अरे की मेमोरी को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात की जाए तो मेमोरी इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, मेमोरी कंपाइल टाइम पर एलोकेट होती है। स्टोरिंग स्टैक और स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी में होता है वंस एलोकेटेड साइज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एग्जीक्यूशन, जब तक आप उस कोड को रन ना कर दो स्टैटिक अरे में, जब तक आप उस कोड को रन ना कर दो, जब तक उसकी मेमोरी फिक्स हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक अरे, तो इसका फिक्स्ड साइज होगा, है ना, सिंपल इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिक अरे में साइज फिक्स होता है, सिंपल इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। फास्ट एक्सेस होता है, यानी कि एक्सेस फास्ट होता है। पॉसिबल मेमोरी वेस्टेज और ओवरफ्लो, देखो कभी आपको मेमोरी का साइज नहीं पता है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इट में भी जैसे कि सपोज कि मैंने मम्मी को फोन लगाया, मम्मी मेरे दोस्त खाना खाने आ रहे हैं, अब उनका खाना बना के रखना। मम्मी ने सोचा होगा कि 4-5 दोस्त आ रहे, तो उन्होंने उनके हिसाब से खाना बना लिया। अब सपोज करो कि मैंने 10 दोस्त ले गया, 10 दोस्त ले गया और 4-5 जनों का खाना बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जनों का खाना कम पड़ जाएगा। या सपोज करो कि मम्मी को लगा होगा कि 10 दोस्त आने वाले हैं, लेकिन 4-5 दोस्तों को मैं ले गया, तो 5 जनों का खाना ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो मेमोरी वेस्टेज होगी या मेमोरी कम पड़ जाएगी। कभी आपको अरे का साइज नहीं पता है, यानी कि आपके अरे में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये नहीं पता है, कभी आपको ये नहीं पता कि आपके अरे में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें मेमोरी वेस्टेज या मेमोरी वेस्टेज हो सकती है, या मेमोरी ओवरफ्लो यानी कि कम पड़ सकती है, ठीक है। आया समझ में, ये लिख के आना भाई, बहुत मेहनत की है इन पीपीटीज में, बहुत मेहनत की है, ठीक है। डायनामिक अरे की बात की जाए, ये डायग्राम बना के आना, ठीक है। डायनामिक अरे क्या करता है, अपने साइज को चेंज कर सकता है, क्यों, क्योंकि डायनामिक है, वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। डायनामिक अरे कब एग्जीक्यूट होता है, रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। जब रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है तो वो अपनी मेमोरी को चेंज कर सके, इतनी कैपेबिलिटी है डायनामिक अरे के पास, ठीक है। कभी डायनामिक अरे की मेमोरी मैनेजमेंट में बात की जाए तो मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। अच्छा, जो स्टैटिक अरे है उसकी मेमोरी स्टैक में बनती है, स्टैक मेमोरी में बनती है, लेकिन डायनामिक अरे की हीप मेमोरी बनती है। कैसे बनती है, हीप मेमोरी। स्टैटिक अरे की स्टैक मेमोरी बनती है, लेकिन डायनामिक अरे की हीप मेमोरी बनती है। साइज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पे मैं साइज को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ डायनामिक अरे में, ठीक है। ये चीज याद रखना, स्क्रीनशॉट लो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसका साइज फ्लेक्सिबल रहता है, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, स्लाइटली स्लोअर देन ड्यू टू डायनामिक एलोकेशन। देखो स्टैटिक अरे के कंपैरिजन में बात की जाए तो डायनामिक अरे थोड़ा सा स्लो रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि वो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है, राइट। आया समझ में। रिक्वायर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो स्टैटिक अरे का क्या एडवांटेज है, सिंपल टू इंप्लीमेंट है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इसका, ठीक है। नो ओवरहेड फॉर ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, सुटेबल फॉर फिक्स्ड साइज, फिर जब आपको पता है कि साइज फिक्स्ड है तब उसका काम आता है, ठीक है, यानी कि फिक्स साइज के लिए बहुत अच्छी है ये चीज। स्क्रीनशॉट ले लिया।
डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, साइज फिक्स्ड है यानी कि लिमिटेशन लगी हुई है कि इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते या इससे कम एलिमेंट्स नहीं ले सकते। मेमोरी वेस्टेज होने का डर रहता है। सपोज करो कि मैंने साइज ज्यादा ले लिया और कम एलिमेंट्स लिए, तो 10 साइज का अरे बना लिया और मैंने 5 ही एलिमेंट लिए, तब नो सुटेबल फॉर लार्ज और अननोन डेटा साइज। लार्ज डेटा साइज के लिए सुटेबल नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लार्ज डेटा मतलब 100 डेटा आने वाले हो, 90 डेटा आया हो, ठीक है, तो लार्ज डेटा के लिए सुटेबल नहीं है, उसके लिए भी डायनामिक अरे ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरीज में एफिशिएंट यूज होता है, फ्लेक्सिबल रिसाइजिंग होता है, सुटेबल फॉर अननोन डेटा साइज, कभी आपको साइज नहीं पता तो उसके लिए सुटेबल है, अवॉइड्स ओवरफ्लो, ओवरफ्लो को अवॉइड कर देता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, स्लोअर देन स्टैटिक अरे, स्टैटिक अरे के कंपेयर में स्लोअर देता है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जब बनाते हैं ना तो वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेमोरी लीक पॉसिबल इफ नॉट फ्रीड, मेमोरी लीक हो सकती है डायनामिक अरे में, लेकिन स्टैटिक अरे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये इसके कुछ डिफरेंस है जो आपको लिख के आने। डेफिनेशन की बात की जाए तो फिक्स साइज रहता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल साइज यानी कि वेरिएबल के थ्रू साइज को वेरी करता है। साइज डिक्लेरेशन की बात की जाए तो कंपाइल टाइम में इसकी मेमोरी बन जाती है स्टैटिक अरे की, लेकिन डायनामिक अरे की रन टाइम पे बनती है। मेमोरी एलोकेशन, हाँ मेमोरी एलोकेशन टाइम कंपाइल टाइम पे रहती है, रन टाइम पे। मेमोरी लोकेशन, इसकी जो मेमोरी बनती है वो स्टैक में बनती है, लेकिन डायनामिक अरे की हीप में बनती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि साइज को बड़ा करने में और साइज को कम करने में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी स्लो आ जाती है, क्योंकि वहां पर अपन को कोड लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखी जाए तो इसकी हाई रहती है, ठीक है। साइज इंक्रीज डिक्रीज करने में फ्लेक्सिबिलिटी का यूज होता है। रीसाइजिंग की बात की जाए तो देखो, एक बार जो साइज दे दिया स्टैटिक अरे में उसको बार बार रीसाइज नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबल है डायनामिक अरे में। डायनामिक अरे में एक बार जो साइज दे दिया उस साइज को चेंज किया जाता है। मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी मेमोरी वेस्टेज जाती है, ठीक है। सपोज करो कि आपने फिर 10 साइज का अरे दे दिया लेकिन 5 ही एलिमेंट्स दिए, तो उसमें मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो आप डायनामिक अरे रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरफ्लो पॉसिबिलिटी यानी कि जितने एलिमेंट्स थे, है ना, 10 साइज का अरे 10 एलिमेंट ले लिए, लेकिन 11वां एलिमेंट आ गया स्टैटिक अरे में, तो 11वें एलिमेंट की तो जगह ही नहीं है, तो वहां पर ओवरफ्लो हो सकता है। लेकिन डायनामिक अरे ऐसा नहीं बोलता, 11वें एलिमेंट के लिए फिर वो जगह बनाता है, ठीक है। अंडरफ्लो, वही अंडरफ्लो यानी कि कम एलिमेंट्स वाली बात आ गई इसमें, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टैटिक अरे थोड़ा फास्ट रहता है, डायनामिक अरे स्लो रहता है, ठीक है। इंप्लीमेंट की बात की जाए, इसको स्टैटिक अरे को इंप्लीमेंट करना इजी है, डायनामिक अरे को थोड़ा टफ रहता है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात की जाए तो ऑटोमेटिक हो जाती है मेमोरी मैनेज, लेकिन यहाँ पर आपको करनी पड़ती है मेमोरी मैनेज। मेमोरी डी एलोकेशन की बात की जाए तो जब स्टैटिक मेमोरी की मेमोरी बनती है, स्टैटिक अरे की जब मेमोरी बनती है तो वो ऑटोमेटिकली जब स्टैटिक अरे का काम खत्म हो जाता है तो उसकी मेमोरी ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डी एलोकेट भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री करनी पड़ेगी मेमोरी को। यूज केस की बात की जाए तो फिक्स साइज, जहां पर आपको साइज पता है कि अरे का फिक्स है वहां पर यूज करो, लेकिन जब यहाँ पर आपको साइज नहीं पता तो वहां पर डायनामिक अरे को यूज करो। रिस्क ऑफ मेमोरी लीक, यहाँ पर स्टैटिक अरे में मेमोरी का लीकेज नहीं होता, लेकिन डायनामिक अरे में मेमोरी का लीकेज होता है, ठीक है। 16 ना 15 तक हो गया था। लैंग्वेज सपोर्ट की बात की जाए तो लैंग्वेज सपोर्ट की ऑल लैंग्वेजेस यानी कि स्टैटिक अरे सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जबकि ये डिपेंड्स करता है लैंग्वेज पे, ठीक है। एग्जांपल की बात की जाए स्टैटिक अरे, इसमें स्टैटिक अरे का डिक्लेरेशन इस कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन डायनामिक अरे मेलोक केलोक के थ्रू, सी लैंग्वेज में मेलोक केलोक के थ्रू बनता है, सी प्लस प्लस में न्यू कीवर्ड के थ्रू बनता है, ठीक है। एरर हैंडलिंग की, डायनामिक स्टैटिक अरे में एरर को हैंडल करना इजी है, लेकिन डायनामिक अरे में एरर को हैंडल करना इजी नहीं होता, ठीक है। डेटा एक्सपेंशन की बात की जाए नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पर अलाउड रहता है। रियल वर्ल्ड यूजेस स्मॉल प्रोग्राम्स में जहाँ पर छोटे कोड लिखने हो, लेकिन यहाँ लार्ज एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 मिनट रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है थ्योरी का, उसके बाद अपन कन्वर्जन, डीएफएस टू बीएफएस कन्वर्जन, जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पूछे वो देख लेंगे। तो व्हाट इज डीक्यू, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन विथ एन एग्जांपल। डीक्यू को मैं डायग्राम से बताता हूँ। डीक्यू अपन ने क्यू पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है ना। डीक्यू उस क्यू का टाइप है, ठीक है। क्यू का टाइप है, देखो डी क्यू में ना एक तरीके से एक तरफ से डेटा डलता है और एक तरफ से निकलता है, लेकिन डीक्यू की बात की जाए
तो दोनों तरफ से डेटा डलता है, दोनों तरफ से निकलता है। जैसे कि इसके डायग्राम की बात की जाए, देखो मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर पाता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर पा रहा हूँ, जबकि यहाँ से और यहाँ से भी इंसर्ट कर पा रहा हूँ, डिलीट कर पा रहा हूँ। यानी कि आप फ्रंट एरिया से भी इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो और रेयर पोजीशन से भी इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। आया समझ में? कभी आपने क्यू वाली वीडियो देखी होगी तो फ्रंट और रेयर आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, मेरा कहना है कि पूरी सीरीज को फॉलो करो, कभी एग्जाम के एक रात पहले देख रहे हो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करवाएगी, ठीक है। तो क्यू में जो डेटा डालते हो इधर से भी डाल सकते हो और इधर से भी डेटा इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों साइड से होता है, इसलिए इसका नाम डी क्यू है, जिसको अपन बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। क्या बोलते हैं? डबल एंडेड क्यू। pronounced as a DEC queue. They stand for a double-ended queue. It is a linear data structure in which insertion and deletion elements can be performed at the both ends. दोनों साइड से डेटा डाल सकते हो, ठीक है। आया समझ में? फ्रंट एंड ठीक है। DQ is a generalized form of queue. Queue का एक फॉर्म है which allows more flexibility than a simple queue. Simple queue के कंपेयर में बहुत अच्छी flexibility प्रोवाइड करता है। Unlike a normal queue where insertion is done only at the rear and deletion only done at the front. नॉर्मल क्यू की बात की जाए तो एक तरफ से डेटा डलता है, दूसरी तरफ से निकलता है, राइट? एक ही पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो दोनों तरफ से डेटा डाल सकते हो, दोनों तरफ से निकाल सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? इसका ये डायग्राम बना के जरूर आइएगा, ठीक है। डायग्राम जरूरी है, ठीक है। देखो दोनों तरफ से डेटा डाल रहा हूँ, दोनों तरफ से निकाल रहा हूँ, यानी फ्रंट से भी डेटा डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रेयर से भी कर सकते हो। डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में क्या है? DQ is a linear data structure in which element can be inserted and deleted for both the end. दूसरी एग्जाम फॉर्मेट के हिसाब से देखी जाए तो a DQ is a data structure that permits insertion and deletion of the elements at both the end of the queue. ठीक है, दोनों एंड से डेटा डाल सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो। कितने हो गए? अरे बाप रे, है बस थोड़ी सी स्लाइड हो रही। हाँ, यहाँ पर बात की जाए तो डीक्यू के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू और एक होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू क्या होता है? जो इनपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि आप एक साइड से डेटा डाल सकते हो लेकिन डिलीट दोनों साइड से कर सकते हो, ठीक है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, देखो नाम से बोला इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, यानी कि इनपुट का रेस्ट्रिक्शन है। आया समझ में? यानी कि एक साइड से डेटा डाल सकते हो लेकिन डिलीशन आप दोनों साइड से कर सकते हो। वहीं पे आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू क्या बोलता है कि आप दोनों साइड से इंसर्शन कर सकते हो लेकिन डिलीशन आप एक ही साइड से कर सकते हो। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू क्या बोलता है कि दोनों साइड से आप डिलीशन कर सकते हो लेकिन एक साइड से इंसर्शन कर सकते हो, ये इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू बोलता है। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू क्या बोलता है कि दोनों साइड से आप इंसर्शन कर सकते हो लेकिन डिलीशन एक ही साइड से होगा, ठीक है। Input restricted DQ, insertion is allowed only at the one end, deletion is allowed at the both end, ठीक है। Output restricted DQ की बात की जाए, deletion is allowed only at the one end, लेकिन insertion is allowed at the both the end, ठीक है। आगे समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्यू की बात की जाए, देखो यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर रहता है और रेयर पॉइंटर रहता है जो क्यू में रहता है ना। पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो फ्रंट पॉइंटर रहता है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, लेकिन जबकि जो रेयर पॉइंटर रहता है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर 10 है, 10 मेरा पहला एलिमेंट है तो ये फ्रंट पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन 40 मेरा लास्ट एलिमेंट है तो ये रेयर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ऑपरेशन की बात कर लेते हैं डीक्यू के, ठीक है। तो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑपरेशन की तो इंसर्शन एट द फ्रंट, फ्रंट से डेटा डाला जाए, ठीक है। आप फ्रंट यानी कि फर्स्ट नोड से डेटा डाल सकते हो। दिस ऑपरेशन इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द फ्रंट एंड से डेटा डाल सकते हो। इसकी स्टेप क्या होती है? चेक इफ डीक्यू इज फुल। कभी आप क्यू में डेटा डाल रहे हो तो पहले चेक करो कि क्या पहले से क्यू में जगह है डेटा डालने की, नहीं है। पता चला क्यू फुल रहा और फुल क्यू में आप डेटा डाल रहे हो, ठीक है। डिक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। फ्रंट पॉइंटर को डिक्रीज करो। फ्रंट पॉइंटर को डिक्रीज करो का क्या मतलब होता है कि फ्रंट पॉइंटर को नीचे मतलब पीछे डिक्रीज का क्या मतलब, वो माइनस माइनस चेक करो, ठीक है। चेक इफ द डीक्यू इज फुल। कभी डीक्यू फुल है, कभी डीक्यू भरा हुआ है तो आपको डिलीशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिलीशन। उसके बाद ही तो डेटा डाल पाओगे, ठीक है। कभी मेरा डेटा फुल है और मुझे न्यू डेटा डालना है तो पहले फुल डेटा में से निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट एट द फ्रंट, फिर आपने जब डेटा निकाल लिया तो फिर डेटा उसके अंदर डालो, ठीक है।
एग्जाम्पल की बात की जाए, देखो एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि सपोज करो 20, 30 और 40 लिया है। अब मुझे इस 10 को डालना है, तो मैंने फ्रंट पोजीशन पे 10 को डाल दिया, इस डेटा को आगे खसका के, ठीक है। अब इंसर्ट एट द रेयर, रेयर में क्या करता है, एंड से अपन रेयर साइड से डेटा को डालते हैं। इसकी स्टेप की बात की जाए तो चेक करो क्या क्यू फुल है कि नहीं, डेटा को डालने के लिए आपका क्यू फुल है कि नहीं है। तो फिर रेयर को इंक्रीमेंट करो और फिर क्या करो, इंसर्ट एलिमेंट एट द रेयर, यानी कि रेयर से डेटा डालो, ठीक है। इनिशियल में बात की जाए, इनिशियल डीक्यू में एग्जांपल की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो रेयर यानी कि लास्ट एलिमेंट में डेटा डालो। मैंने एग्जांपल में 10, 20, 30 एक क्यू लिया, फिर मैंने बोला कि 40 को इंसर्ट करना है, तो 40 का इंसर्ट हुआ रेयर रे, यानी कि लास्ट एलिमेंट में इंसर्ट हुआ। आया समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर क्या होता है, एक डिलीशन की बात कर लेते हैं। डिलीशन का क्या मतलब हुआ, डिलीट करना है। This operation is delete an element from the front end of the DQ। फ्रंट से यानी कि स्टार्टिंग से डेटा को डिलीट करो, ठीक है। इसकी स्टेप्स की बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। पहले चेक करो वो क्यू खाली है कि नहीं, पता चला खाली क्यू है, मेरे क्यू के अंदर कोई डेटा ही नहीं है, और उसके बाद आप डिलीशन कर रहे हो तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। फिर क्या करो, फिर आपकी डेटा को डिलीट करो, रिमूव फ्रंट एलिमेंट, यानी कि जो डेटा डिलीट करना है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर, उसको फिर फ्रंट पॉइंटर को आप सुनो, आपने कोई डेटा डिलीट कर दिया, सपोज डेट 10, 20, 30। अब ये मेरा फ्रंट पॉइंटर है, यहाँ पर है फर्स्ट पे, इसको मैंने डिलीट किया, तो अब मेरा फ्रंट पॉइंटर यहाँ आ गया ना, यानी कि फ्रंट पॉइंटर को मैंने एक आगे बढ़ाया, यानी कि इंक्रीमेंट किया, तो ये चीज यही बोल रहा है, इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर, यानी कि फ्रंट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की जाए, मैंने इनिशियल में 10, 20, 30, 40 है मेरे क्यू में, अब मैंने डिलीशन परफॉर्म किया, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10 है, तो फ्रंट पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसको डिलीट कर दिया, तो अब फ्रंट पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 20 को कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में? जैसे डिलीशन फ्रंट से होता है, वैसे रेयर से भी डिलीशन होता है, ठीक है। वही स्टेप से, कोई फर्क नहीं है, बस ये आपको आरजीपी के एग्जाम में लिख के आना है, या आपकी कोई भी एग्जाम से उसमें लिख के आइएगा, बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो देखो 40 लिया, लास्ट में जब डिलीशन करूंगा तो 40 डिलीट होगा, तो रेयर यहाँ आ जाएगा, यानी रेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डीक्यू ऑपरेशन, डीक्यू ऑपरेशन के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि इंसर्ट रेयर, यानी कि रेयर से 10 को ऐड करो, इंसर्ट रेयर, इंसर्शन यानी कि देखो मैंने 10 को ऐड किया, फिर इंसर्ट रेयर बोल रहा है, रेयर क्या करता है, लास्ट में डेटा को इंसर्ट करता है, तो यहाँ पर 20 आ गया। फिर इंसर्ट फ्रंट, फ्रंट यानी कि पहले, तो यहाँ पे 5 इधर आ गया। फिर डिलीट रेयर, डिलीट रेयर यानी कि लास्ट के डेटा को डिलीट करो, यानी कि 20 डिलीट हो गया, ठीक है, 20 डिलीट हो गया। फिर क्या आया, डिलीट फ्रंट, यानी कि फ्रंट यानी कि स्टार्टिंग से डेटा को डिलीट करो, यानी कि 5 है तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीक्यू, डीक्यू का क्या क्या इम्प्लीमेंट, मतलब डीक्यू को किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो अरे के थ्रू किया जा सकता है, इंग्लिश सर्कुलर अरे, इन तीन के थ्रू डीक्यू को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात की जाए, अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ द एंड, बोथ द एंड में इंसर्शन और डिलीशन को अलाउ करता है, मोर फ्लेक्सिबल देन स्टैक एंड क्यू, स्टैक एंड क्यू के द्वारा, मतलब स्टैक एंड क्यू के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। कैन बी यूज्ड एज बोथ स्टैक एंड क्यू, स्टैक और क्यू दोनों में यूज किया जा सकता है, ठीक है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का बहुत अच्छे से यूज होता है। फिर एक लास्ट स्लाइड और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, मोर कॉम्प्लेक्स देन द सिंपल क्यू, सिंपल क्यू के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका इंप्लीमेंटेशन टफ रहता है, जैसे कि क्यू को बना रहे हो, डी क्यू को बना रहे हो, तो क्यू को बनाना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू डी क्यू। रिक्वायर एक्स्ट्रा पॉइंटर मैनेजमेंट, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लग जाते हैं, ठीक है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छा लगा होगा, है ना, और कभी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, थैंक यू।